आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, ये मैं आपके सोशल मीडिया के साथियों से कहूंगा कि जरा इसको फोकस करके इसको दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का बैंक अकाउंट नंबर है। मैं पहली बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूं क्राउड फंडिंग के लिए। साथियों, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। यह आंदोलन कोई भी अकेले नहीं लड़ सकता, सबके सहयोग से। बहुत साथियों ने हमसे कहा है कि सर हमें बताएं कि किस तरह से मदद करें, तो मैं आज आप सबसे यह मदद के लिए अपील कर रहा हूं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर को आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से नोट करें और जो भी जितना भी सहयोग कर सकते हैं यह सहयोग करें। साथियों, इसमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी है 42680000। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये साथियों, मैं दोबारा से बोलता हूं इसको साथियों, ये 4568000100955545। ये हमारा अकाउंट नंबर है पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का। IFSC कोड है PUNB 0456800। बैंक है पंजाब नेशनल बैंक PNB। ब्रांच है यमुनापुरम बुलंदशहर UP 203001। तो ये हमारा अकाउंट नंबर है साथियों। बिना उसके सहयोग के जो है आगे दिक्कत होगी, तो आपसे इस सहयोग के लिए बहुत उम्मीद है। मैं समझता हूं जो साथी हैं इन सारी गंभीरता को समझेंगे और हमें सहयोग हर तरह का करेंगे साथियों। और आखिर में जो साथी 2 अप्रैल के प्रोग्राम में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में आ रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि यह वीडियो पहुंचने के बाद वो साथी, जो मैंने नंबर पहले अपना दे रखा है, जो फोन नंबर है, मेरा मोबाइल फोन नंबर है 7840868666, उस पर कंफर्मेशन दें कि हम कितने साथी आ रहे हैं। यह इसलिए है जरूरी साथियों कि हमें पता हो कि कौन कौन साथी कहां से आ रहा है और कितने साथी आ रहे हैं, ताकि हम व्यवस्था करा सकें, बैठने की भी और खाने की भी हम व्यवस्था करा सकें। इसलिए जो भी साथी जहां से आ रहे हैं वो साथी इन वीडियो को देखने के बाद कंफर्मेशन हमें दें। और आप मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्लीज इसको पूरा डालिए ताकि यह इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से साथियों तक पहुंचे। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर आज शपथ ग्रहण समारोह है और आज के ही दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ऐसा क्या है ये? नहीं, देखिए, इसलिए है ना कि लोगों को बताना है कि जो आज शपथ ग्रहण हो रहा है वो शपथ ग्रहण इस देश के प्रजातंत्र की मृत लाश पर हो रहा है। उसे खत्म किया गया है, उसको पूरी तरह से उसका कत्ल किया गया है, प्रजातंत्र का खून किया गया है। उस खून के बाद उस प्रजातंत्र की लाश पर यह शपथ ग्रहण हो रहा है। जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया, जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया, वो सरकार शपथ ले रही है। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा मजाक है। और एक और चीज यहां आपको जानने की जरूरत है कि देखिए, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई उसमें 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है और उसको 51% से ज्यादा वोट मिला, 51.5%, लगभग 52% वोट मिला। वो सरकार में नहीं है, वो पार्टी सरकार में नहीं है। उस सरकार को, उस पार्टी को हरा दिया गया चुनाव आयोग ने बेईमानी करके और शासन प्रशासन की गुंडागर्दी से। और मैंने जो कहा है कि इसके बाद में आप जो नजारा देखेंगे वो इतना भयानक नजारा होगा कि पिछले 5 साल में आपने देखा नहीं। एक इसकी झलक इससे समझ में आ जाएगा। अभी ये सरकार शपथ ले रही है आज, लेकिन इस शपथ ग्रहण से पहले ही जो MLC के चुनाव हो रहे हैं, उस MLC के चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का पर्चा छीना गया, फाड़ा गया, उन्हें मारा गया। वो बुलंदशहर हो, वो आपका जो एटा वगैरह हो, आपने देखा होगा। एक वर्तमान MLC भी हैं उदयवीर सिंह जी, जो उदयवीर सिंह जी माननीय अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी, बड़े खास हैं। हमने देखा उनको मारा गया किस तरह से, और पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है उनकी मौजूदगी में। तो जब MLC को आप मार रहे हैं, पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी?
आप देखिए, अब तक तो बात यही थी कि भाई किसी तरह से वोटों को रखा लिया जाए, ईवीएम को हटा के। यहां तो अगर कैंडिडेट को आप पर्चा ही नहीं भरने देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, तो वोट डालने का तो नंबर ही नहीं आएगा। सर जब सर पीएम साहब ने जब एक-एक करके तो उसके बाद में भी आपने पीसी करी, उसी दिन पीसी करी थी। आज वही वाक्य आप दोहरा रहे हैं, तो 5 साल तक तो यही मतलब चलता रहेगा। नहीं, देखिए, हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं पीपल साहब, आपकी बात सही है, लेकिन एक सजग नागरिक का धर्म क्या है, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति का धर्म क्या है, एक कानून के जानने वाले का धर्म क्या है? उसका धर्म यह है कि वो और उसकी पार्टी और उसके साथी लगातार, सतत, निरंतर जो लोग हैं, जनता है, उनको जगाने का काम करें, उनको जगाए, उनको खड़ा करें, और इस देश में जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को जन आंदोलन खड़ा करके साफ करें। ये जन आंदोलन से ही गंदगी साफ होगी। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। देखना यह है कि जनता कब खड़ी होती है और जनता अपना धर्म कब निभाती है। हिजम जी, सर आप एक फौजी हैं, फौजी रिटायर हैं और फौजियों को कवर कर रहे हैं। सर नेताओं की 5-5 पेंशन है और आप अपनी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सर जिनको नेताओं को 5-5 पेंशन मिल रही है, उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं? देखिए, अब भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो नेशनलिस्ट बोलते हैं, पिछले 3 साल से फौज में कोई भर्ती नहीं चल रही है। पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं हो रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक बच्चे का जो फोटो वीडियो वायरल होते हुए आपने देखा होगा कि एक बच्चे जो है 10 किलोमीटर दौड़ करके जाता है, ड्यूटी करता है, किसी मैकडोनल्ड या किसी कंपनी में नौकरी करता है, उसके बाद घर जा करके खाना बना करके खाते हैं। उस बच्चे को देखना, कुछ दिन के बाद उस बच्चे को इस्तेमाल करेगा भाजपा अपनी इलेक्शन की प्रचार के लिए। दूसरी बात आप रहे कि आप एक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात कही है, हम तो मांग करते हैं कि एक आदमी को एक ही पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी का या चाहे किसी भी पार्टी का जो है, एक बार एमएलए बनता है, एक एमपी बनता है, ये दोबारा एमपी बनता है, उसको कितनी 3-4 किस्म की जो है पेंशन मिलता है। तो ये पेंशन जो बंद होना चाहिए, एक ही पेंशन मिलना चाहिए। और जो 1 रैंक 1 पेंशन के जो नरेंद्र मोदी जी ने जो हरियाणा के जो रेवाड़ी में जो ऐलान किया था, कुशियारी कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, हम उसको लागू करवाना हमारा फर्ज है। सर फौजी जो सर पूरे देश की रक्षा करते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को भी क्वेश्चन पूछने दो सर, उनके बावजूद भी मतलब वो अपनी पेंशन को आए दिन बढ़ाए जाते हैं, अपने पेमेंट को बढ़ाए जाते हैं, लेकिन फौजी सर ये इम्पोर्टेंट एक मिनट जरा इनके एक सवाल का जवाब। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान समानता की बात करता है। तो अगर किसी सर्विस करने वाले व्यक्ति को जो 30 साल, 32 साल, 35 साल नौकरी करता है, उसे अगर एक पेंशन मिलती है, तो चाहे विधायक हो और चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनको भी समानता के आधार पर एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। यह मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे को किसको उठाना है? जनता को, उन लोगों को उठाना है जिनके साथ में यह भेदभाव हो रहा है। तो हम तो कह रहे हैं, हम तो निश्चित रूप से इस बात को उठाएंगे, पर वो लोग हमारे साथ आए तो देखिए, हम जो ईवीएम का आंदोलन हमने शुरू किया है, ये जड़ है उस हर गंदगी की जो इस देश में फैली हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इस आंदोलन में साथ दें, और उसके बाद जो भी जितनी भी गंदगी है, जहां जहां भी गड़बड़ी है, उन सबको ठीक किया जाए। तो उसके लिए पहले इस सरकार को तो हटाना पड़ेगा, जो सरकार अन्याय और अत्याचार पर आधारित है। सर, अब तक आप कोई पुख्ता सबूत ईवीएम को लेकर रख नहीं पाए हैं। देखिए, इलेक्शन सर मैं बता, इलेक्शन प्रोसेस में कितनी खामियां हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट शो मोटो नोटिस ले सकता है, मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन में जब ये जो इलेक्शन प्रोसेस में जब ईवीएम का इस्तेमाल होता था, तो पहले सुप्रीम कोर्ट मानता ही तो नहीं है, सर सुनिए तो सही। पहले 70 के दशक में, पहले जब बैलेट पेपर से इलेक्शन, देखिए मैं कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन या जो सरकारें जो कॉन्स्पिरेसी करती हैं, 70 के दशक में जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, तब 5 गांवों को इकट्ठा करके उनके वोट्स को मिक्स करके, जैसे सानी करते हैं जानवरों की, वैसे सानी करके मिक्स करके उनके 50-50 के बंडल बना के एक बक्से में डाल के भेज दिए जाते थे। जब से ईवीएम का सिस्टम आया है, तब से एक गांव की एक ईवीएम होती है। ये कॉन्स्पिरेसी के तहत है, साजिश के तहत है, इसलिए कि उन गांव के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि इस गांव से हमें कितने वोट मिले। उसके बाद इलेक्शन के बाद उनके ऊपर धाराएं लगा के उनको जेल में बंद किया जाए। एक साजिश। दूसरी साजिश,
इलेक्शन कमीशन ये पहले जो वीवीपैट जो लगाया है, वीवीपैट में पहले जो गिलास था वो ट्रांसपेरेंट गिलास था, जिसमें वो उसको चिन्ह दिखता था कि हमने वोट किसको किया है। अब वो गिलास इसके थ्रू, साजिश के थ्रू उसको ब्लैक कर दिया गया है। क्या ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखती हैं क्या? मतलब अब नहीं दिखता किधर वोट गया? यस, वो नहीं दिखता है, वो वोट अभी नहीं दिखता है कि किधर गया है। आपने ये बताइए वो ट्रांसपेरेंट गिलास को ब्लैक गिलास क्यों कर दिया है? उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है? नहीं, वीवीपैट तो दिखता ही है। नहीं, वीवीपैट दिखता है, हम इसको साबित कर देंगे। गिनता तो नहीं सर, हम ये साबित कर देंगे कि ब्लैक गिलास के पीछे आपने जो हाथी को दबाया है या साइकिल को दबाया है, जब आप उस गिलास को हटाएंगे तो उसके पीछे कुछ और नजर आएगा। ये हम साबित करके बता देंगे आपको, ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया हमने। मैं आपको और चीजें आप कह रहे हैं कि हम सिद्ध नहीं कर पाए, हमारे पास सबूत नहीं है। कैसे सबूत नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन क्विंट की उस आरटीआई का जवाब दे पाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था कि 2019 में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्या है, काउंटिंग क्या है? जवाब दे पाया? अभी तक जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जो द क्विंट ने वो क्वेश्चन रेज किया था उनके सामने 23 मई 2019 को, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव की 2019 की, कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो आंकड़े पड़े हैं उसमें 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें कम या ज्यादा हैं उन वोटों से जो वोटें पड़ी हैं। जवाब दे पाया? नहीं दिया। क्या वीवीपैट और ईवीएम की एक विधानसभा में 4 पोलिंग बूथ पे, उसके बाद तो मिलान का आदेश आया और मिलान तो किया हुआ क्या? हाँ। नहीं हुआ ना। आप होता है नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 पोलिंग स्टेशंस की जो पर्चियां हैं वीवीपैट की, उनकी काउंटिंग होकर मिलान होता है क्या? नहीं हुआ। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस बात पे कोई लगातार सवाल नहीं उठा रहा। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और हम हमसे कह रहे हैं ये बात। दूसरी बात यह है, जो मैंने आपके सामने कहा, बेईमानी को एक ही चीज से आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं। हम बाकायदे देंगे आपको क्या सबूत देंगे? हम कोर्ट को सबूत देंगे, बाकायदे देंगे, और आपके कोर्ट को जब देंगे तो तब आपको भी हम सारे सबूत देंगे। मैं सिर्फ एक बात मैं अभी पूरी कर लूं इसको, इसके बाद में हम सिंपल, जो हमने कहा था कि जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन के पीछे जो ग्रीन कलर की, हरे रंग की पर्ची होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को बाकायदा एक प्रमाण पत्र के माध्यम से हर पार्टी के कैंडिडेट को, या जो कैंडिडेट का एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उसको, जिस भी चाहे निर्दलीय हो, उसको भी प्रोवाइड कराना है कि मशीन ये है, ये मशीन का नंबर है, जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसका ये नंबर है, जो वो आपकी बैलेट यूनिट है उसका ये नंबर है, और वीवीपैट का ये नंबर है, और ये जो है उसका बूथ नंबर है जो आरओ डालता है, ये सिग्नेचर है, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड कराई? नहीं कराई। यही वो चीजें जिससे पता लगती है कि मशीनें किस तरह से बदली जाएंगी जिस दिन वो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हर ईवीएम मशीन का एक अपना यूनिक नंबर होता, वो दूसरा नहीं होता। और इस बात का भी जवाब अभी तक नहीं दे पाया चुनाव आयोग, जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट में भी केस पड़ा हुआ है कि 20 लाख के लगभग जो मशीनें हैं, जिसके लिए वहां के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो मुकदमा डाला हुआ था, कि वो कहां है, आज तक जवाब नहीं है। 2014 से पहले 15 साल में कितनी ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को ECIL और BEL, ये 2 कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, इन्होंने जो मशीनें दी उसमें 20 लाख मशीनों का अंतर था, जिसका मुकदमा पड़ा हुआ। कहां गई वो 20 लाख मशीनें? तो वही वो 20 लाख मशीनें हैं जो बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और जो मिलती हैं आपको वो कचरे के ढेर में वो वाली मशीनें होती हैं जिनमें एक्चुअल में वोट पड़ी है, जिनमें मैनिपुलेटेड करके वोट डाली जाती हैं, वो स्ट्रांग रूम में जमा करके और गिन जाती है। वो तो आपने देखा होगा ऑडियो, जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एजुकेशन पे इनका एक बार इनका सवाल ले लीजिए। मान लीजिए ईवीएम में गड़बड़ है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जन आंदोलन। हम उसी के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं, बिना जन आंदोलन के, बिना लोगों के सड़क पर आए, बिना इसको पूरे देश में आंदोलन खड़ा किए, इस ईवीएम से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ईवीएम को दो ही संस्थाएं हैं जो इस ईवीएम को हटा सकती हैं। एक वो संसद, भारत की संसद, जो कानून बनाकर जिसने ईवीएम को इसमें लागू किया, एक तो वो हटा सकती है कानून में संशोधन लाके, और दूसरा इस देश की सुप्रीम कोर्ट, जो न्याय करती है और जो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है
और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है। मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 का सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, उसके पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, इसीलिए उसको हटना चाहिए। अब उनका सवाल, आपका सवाल। एजुकेशन में सरकार ने चेंजेस करी है कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब एडमिशन होगा। तो क्या मान लिया जाए रिजर्वेशन खत्म करने की तैयारी है, या फिर वाकई में जो टैलेंटेड है उसको मौका मिले? नहीं, टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये अनपढ़ लोग जो प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं, जो प्रधानमंत्री पता नहीं 8वीं पास भी है कि नहीं है, ये लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। कर पाएंगे ये कोई? क्या इनमें से कौन सा टैलेंटेड व्यक्ति है? इनमें से कौन सा टैलेंटेड व्यक्ति है? इसलिए ये सारी ये एग्जामिनेशन की नौटंकी है और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति ने 12वीं क्लास पास कर ली, वो व्यक्ति बीए, बीएससी, बीकॉम में जाने का हकदार है कि नहीं है? मुझे बताइए आप। अगर एक बच्चा 8वीं क्लास पास कर लेता तो 9वीं में आ जाता है, एक बच्चा जो 9वीं क्लास पास कर लेता तो 10वीं में एडमिशन हो जाता, एक बच्चा जो 10वीं पास कर लेता 11वीं में एडमिशन हो जाता, और जिसने 11वीं पास कर ली वो 12वीं में एडमिशन उसको मिलता है। तो जो बच्चे ने 12वीं पास करी, उसे जो बीए में, बीएससी में, जहां वो चाहता उसमें एडमिशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि लाखों लोग पास करते हैं इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा, 10+2 जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में आप सीटें कम कर रहे हैं? क्यों नहीं सरकार जितने बच्चे पास हो रहे हैं उन सब के लिए जो है सीटों की व्यवस्था करे, कॉलेज की व्यवस्था करे? क्यों नहीं उन सबको मौका मिलना चाहिए? क्यों सरकार कहती है कि इसमें वो लगाएं? ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली कोई टैलेंट नहीं है। मेरा आगे सवाल है, एक इस सवाल का मैं थोड़ा और आगे जवाब देता हूं। सरकार ने 45,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज को घटाकर 15,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लाने की कोशिश की है नई शिक्षा नीति में। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बात चल रही है या कोशिश है नई शिक्षा नीति में, पहले से भी सरकार की जो यूनिवर्सिटी है उनमें लागू हुई है, राज्य सरकारों पे छोड़ दिया गया है। पहले भी कंपटीशन एग्जाम हुआ करते थे, प्रोफेशनल कॉलेज के लिए पहले भी कंपटीशन एग्जाम हुआ करते थे, उसमें भी टैलेंट की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि किसके अकॉर्डिंग। ये जो है फिर से स्कैनिंग का टेस्ट है, ये जो कंपटीशन एग्जाम है एक स्कैनिंग टेस्ट है। इसमें भी सामंतवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग इसमें भी साजिश करेंगे कि साजिश के थ्रू किनको टॉप कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा और किनको बी ग्रेड और सी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। ये सारी साजिश के थ्रू हो रहा है सारी चीजें। मैं एक इनपुट देता हूं इसमें, जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल वाजिब है। यूजीसी के जो हेड है, चेयरमैन है, जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, जो जेएनयू में जो चेयरमैन वाइस चांसलर थे, वो आज यूजीसी में है। उन्हीं ने कानून पास किया है, उन्हीं के ऑर्डर थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होंगे। ठीक है, राइट? बिल्कुल। उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको एग्जाम को कंडक्ट करेगा। जो पहले जो आपका 12th की मार्क ग्रेडिंग के हिसाब से आपको चॉइस कॉलेज मिलता है, जैसे कि पहले मिलता था। मुझे चाहिए, सपोज मेरे को चाहिए SRCC, एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें चाहिए था, लेकिन आपको वो चॉइस नहीं मिलेगा। वो उनके हिसाब से आपको उस कॉलेज में आपको दाखिला करवाया जाएगा। सपोज आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेना है, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू में दाखिला लेना है, आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो हिसाब से वो डिसाइड आपको अलॉटमेंट। मेरा आगे सवाल